हेलो लॉ स्टूडेंट्स। आज हम तीन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो ये पार्लियामेंट को ये पावर कैसे मिलती है कि वो किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकते हैं, और ये पावर उनको कहाँ से मिलती है ना। सो ये पहली पॉइंट है। एंड दूसरी पॉइंट ये है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया। या आप यहाँ पे इस इमेज पे देख रहे हो, आंध्र प्रदेश पहले एक वन स्टेट हुआ करता था, बट इसे 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। तो इसकी भी पावर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे देती है? पार्लियामेंट को, क्योंकि ये पार्लियामेंट ही करती है ये नाम चेंजेस और ये स्टेट को डिवीज़न करना, ये पार्लियामेंट के अंदर ही पावर है। तो ये पार्लियामेंट कैसे करती है? एंड तीसरी पॉइंट है, वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा गांव था बेरूबरी। ओके, तो ये इस बेरूबरी ने 14 मार्च 1960 को एक केस किया था सुप्रीम कोर्ट पे। ओके, तो वही केस है क्या, वो इन दोनों पॉइंट से रिलेटेड है। ओके, ये नाम चेंज और स्टेट डिवीज़न से ही थोड़ी थोड़ी रिलेटेड है ये केस। तो इस केस के बारे में भी आज हम बात करेंगे कि केस है क्या। सो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आर्टिकल 3 के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4 की एक सीरीज चल रही है, जहाँ पे हमने आर्टिकल 1 2 को कंप्लीट कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम 3 एंड 4 को कंप्लीट करेंगे, आर्टिकल 3 एंड 4। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आर्टिकल 3, बेसिकली आर्टिकल 3 को अगर मैं डिफाइन करूँ इन शॉर्ट, तो कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को ये पावर देती है स्टेट की एरिया की चेंजेस कर सकती है। ठीक है, यानी कि एरिया को बढ़ा सकती है। हो सकता है आप दिल्ली में रहते हो, उसने दिल्ली के एरिया को बढ़ा दिया अगर, है ना। एंड उस देरी उस स्टेट के एरिया को वो कम कर सकती है। दैट मीन्स दिल्ली से कुछ भाग को अलग करके वो हरियाणा को दे सकती है। ओके, तो दिल्ली का ये भाग तो कम हो गया। एंड तीसरी चीज़ कि किसी भी स्टेट की बाउंड्री को चेंज कर सकती है, या दो स्टेट के बीच बाउंड्रीज बना सकती है। बेसिकली दो स्टेट को, जैसे कि दिल्ली है, एक न्यू दिल्ली है और एक ओल्ड दिल्ली है। तो न्यू दिल्ली को अलग कर दिया और ओल्ड दिल्ली को अलग कर दिया, तो इसके बीच में एक बाउंड्री बन गई। इस तरह से कर सकती है। और स्टेट के नाम को भी चेंज कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को ये पावर देती है कि आप किसी भी स्टेट के एरिया को इंक्रीज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, किसी भी स्टेट के एरिया को डिमाइंस कर सकते हो, यानी कि कम कर सकते हो। किस जैसे कि मैंने पहले बताया, ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये पहले पूरा आंध्र प्रदेश हुआ करता था। पूरा का पूरा एक स्टेट हुआ करता था, डेट इज आंध्र प्रदेश। बट 2014 में इस एरिया को, इसके बीच एक बॉर्डर ला दिया गया, दैट इज आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया। तो अब आंध्र प्रदेश एक स्टेट है और तेलंगाना एक अलग स्टेट है। इसी तरह से दो स्टेट्स, एक स्टेट के बीच एक बाउंड्री करके उसे दो स्टेट भी बना सकती है पार्लियामेंट। एंड थर्ड इज, वो किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकती है पार्लियामेंट। जैसे आप इस पे देख रहे होगे कि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ बेसिकली, तो कोलकाता को पहले कलकत्ता बुलाया जाता था, दैट इज CALUTTA, कलकत्ता। देन उसके बाद इसे कोलकाता बुलाने लगे। मैं मीन्स नाम चेंज हो गया। ओके, ये ओडिशा था पहले, फिर ओडिशा हुआ, बेंगलुरु से बेंगलुरु हुआ, मद्रास अब चेन्नई हो गया है। उस तरह से नाम जो है वो चेंज कर सकती है पार्लियामेंट। सो हम अभी एक एक करके इन पार्ट्स को पढ़ते हैं कि पार्लियामेंट क्या क्या पावर देती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या पावर देती है पार्लियामेंट को आर्टिकल 3 के अंडर। ओके, सो ए इज for a new state by separation of territory from any state or by uniting two or more states or parts of state or by uniting any territories to a part of any state. That means कि अगर पार्लियामेंट को ये पावर देती है कॉन्स्टिट्यूशन कि वो किसी भी स्टेट को दो भाग में डिवाइड कर सकती है। जैसे कि मैंने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बारे में बताया। आंध्र प्रदेश एक पूरी की पूरी स्टेट हुआ करती थी, यहाँ से शुरू होकर ये एक पूरी की पूरी स्टेट हुआ करती थी। बट उसे बीच से डिवाइड करके दो भाग में बांट दिया गया, ये दो स्टेट बन गई, स्टेट 1 आंध्र प्रदेश एंड स्टेट 2 इज तेलंगाना। तो ये कर सकती है, ये पावर है
कॉन्स्टिट्यूशन देती है आर्टिकल 3 से पार्लियामेंट को। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो किसी एक स्टेट से, ये दो पार्ट किया उन्होंने, फर्स्ट ये, दूसरा ये, अब ये दो स्टेट्स हो गए, तो अब इन दोनों स्टेट से भी किसी तीसरे स्टेट को निकाल सकती है, तो ये तीसरा स्टेट हो जाएगा। तो ये भी कर सकती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्टेट से वो डिवाइड करके दो स्टेट कर सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो ये भी कर सकती है कि वो तीसरा स्टेट वो भी वो निकाल दे, ठीक है। इसलिए ये क्यों किया जाता है, क्योंकि वहाँ के लोगों की ये डिमांड होती है। बेसिकली क्या था कि एक बार 2014 से कुछ टाइम पहले आंध्र प्रदेश में ये मांग उठी थी कि तेलंगाना, हमें आंध्र प्रदेश से अलग होना है, तेलंगाना की ये मांग उठी। और उस वक्त इलेक्शंस भी थे 2014 में, और डिमांड भी थी कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया जाए। बट वहाँ के असेंबली में ये पास नहीं हुई थी ये चीज़, ठीक है, कि नहीं तेलंगाना पास नहीं हुई थी। बेसिकली आंध्र प्रदेश के असेंबली में ये पास नहीं हुई थी, इसका विरोध किया गया था कि तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग ना किया जाए। फिर भी सेंटर ने इसे अलग कर दिया, क्योंकि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यहाँ पे यूनियन में जो सेंटर होता है, जो केंद्र होता है, उसे ही सबसे ज़्यादा पावर होती है डिसीजंस लेने की। तो यहाँ आंध्र प्रदेश के असेंबली से पास नहीं हुआ ये केस, फिर भी ये बिल, फिर भी तेलंगाना को अलग कर दिया गया आंध्र प्रदेश से। बेसिकली इसकी डिमांड भी थी, तो इसलिए भी ये किया जाता है। ऐसा भी है कि उस स्टेट के नाम को भी चेंज किया जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि इलाहाबाद को अब प्रयागराज कर दिया गया, उसका नाम चेंज कर दिया गया। तो ये पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 3 से पार्लियामेंट को ये पावर देती है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। और इसके लिए, यानी कि ये नाम चेंज करने के लिए, ये डिवीज़न करने के लिए, और एरिया को बढ़ाने और घटाने के लिए, या बाउंड्रीज बनाने के लिए, पार्लियामेंट को उस स्टेट की परमिशन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया जा रहा था, तब आंध्र प्रदेश के असेंबली में ये बिल पास नहीं हुआ था। वहाँ सब ने विरोध किया था असेंबली में कि आंध्र प्रदेश को तेलंगाना से अलग नहीं किया जाए, पर फिर भी पार्लियामेंट ने ये किया। जैसे स्टेट्स को डिवाइड करने का एक एग्जांपल्स कुछ हम देखते हैं, जैसे कि एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया 1 नवंबर 2000 को, ओके। यूपी से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया 9 नवंबर 2000 को। एंड उसी तरह बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया 15 नवंबर 2000 को। तो आर्टिकल 3 बस इतना ही सही है कि पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो किसी भी स्टेट को इंक्रीज कर सकती है। यानी कि इंक्रीज करने का बेसिक सा मतलब यही होता है कि आप किसी स्टेट में दूसरे स्टेट को भी मिला ले रहे हो। दूसरा, डिवाइड कर सकती है, यानी कि बीच में डिवीजन कर सकती है। तीसरा, वो बाउंड्रीज बना सकती है दो स्टेट के बीच, और स्टेट का नाम भी चेंज कर सकती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 3 से पावर देती है पार्लियामेंट को, और इसके लिए पार्लियामेंट को राष्ट्रपति की अनुमति की भी ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की भी अनुमति की ज़रूरत नहीं होती है बेसिकली, ओके। और ना ही उस स्टेट की परमिशन की ज़रूरत होती है पार्लियामेंट को, ये चारों काम करने के लिए। पार्लियामेंट में एक बिल पास होता है, जो कि इसे 50% वोट से इस बिल को पास कर दिया जाता है, ठीक है। और चाहे वो नाम चेंजिंग के हो, बाउंड्रीज के हो, किसी भी तरह के, वो संसद से 50% वोट से वो चेंज कर दिया जाता है। तो एक बेसिक सी जानकारी ये भी है, जानने वाली चीज़, कि हमारे संसद में 545 सीट्स है, ओके। तो इसका 50% कितना हो गया, इसका 50% हो गया 272.5, जिसे हम मान लेते हैं 273। 273 जो है वो गवर्नमेंट बनाने के लिए ज़रूरी है। 27 सीट्स, जो भी सेंटर में अपना गवर्नमेंट बना रहा है, जैसे कि अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो उनके पास 273 सीट्स है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी अभी गवर्नमेंट में है, जैसे कि अभी बीजेपी है, तो ये, और उनके पास 273 सीट्स है, तो ये इन चारों काम को आराम से कर सकती है, ठीक है। और इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, और उस स्टेट की भी ज़रूरत नहीं है जिस स्टेट के साथ ये किया जा रहा है। कुछ ऐसा ही जम्मू कश्मीर के भी साथ हुआ, जब 370 हटा दिया गया जम्मू कश्मीर से, ओके। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 3 की। सो इसी डिवीज़न और इन सारी चीज़ों के बीच में एक केस हुआ था, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वो इसी डिवीज़न और स्टेट को बढ़ाने, घटाने, उसका नाम चेंज करने,
इन सब चीज़ों के बारे में ही ये केस है। केस किया था वेस्ट बंगाल के गांव ने, एक छोटे से विलेज ने, जिसका नाम था बेरूबरी। उन्होंने केस किया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने केस किया था 14 मार्च 1960 को। एक्चुअली इस केस की बेसिक्स ये है, इस केस के बारे में हम फुल वीडियो लेके आएंगे कि ये केस था क्या, ठीक है। बट अभी फ़िलहाल जानने की चीज़ ये है कि इस केस की बेसिक ये थी कि बेरूबरी जो है वो वेस्ट बंगाल की एक छोटी सी गांव है। अब देख रहे हो ये रेड कलर से यहाँ पे मार्क्ड है, यहाँ पर है बेरूबरी, और यहीं से स्टार्ट हो रहा है बांग्लादेश। केस ये था कि जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न किया गया, इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न किया गया, तो पाकिस्तान के तो दो पार्ट्स थे। एक तो पाकिस्तान था और दूसरा था ईस्ट पाकिस्तान, जो अभी फ़िलहाल बांग्लादेश है। ओके, तो वो बांग्लादेश में था। ओके, जो अभी फ़िलहाल बांग्लादेश है। तो बेसिकली केस ये था कि बेरूबरी जो था, एक्चुअली इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न किस बेसिस पे हुआ था। अगर आप ध्यान से देखो तो इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न इस बेसिस पे हुआ था कि जहाँ पर हिंदूज़ की संख्या है ना, नंबर ऑफ हिंदूज़ ज़्यादा है, वो बन जाएगा इंडिया। ओके, और जहाँ पर नंबर ऑफ मुस्लिम्स ज़्यादा है, वो बन जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, तो जिस तरह पाकिस्तान था, सॉरी अभी है, तो उस तरफ मुस्लिम्स की जो नंबर्स थी वो ज़्यादा थी। ओके, नंबर ऑफ मुस्लिम्स वो ज़्यादा थी, तो उन्होंने वो डिमांड की कि हम उस तरफ पाकिस्तान, हम अपना एक अलग कंट्री बनाना चाहते हैं। तो सीरियल रेडक्लिफ ने ये डिवीज़न करा था। ओके, बट उन्होंने जिस तरह से डिवीज़न किया, वो डिवीज़न करने का तरीका उनका जो भी था, उस वो हम अलग वीडियो में बात करेंगे, जब बेरूबरी केस की हम बात करेंगे अलग से तब। तो उस डिवीज़न में क्या हुआ कि बांग्लादेश और इंडिया में दो ऐसे गांव रह गए जहां पर, जैसे बांग्लादेश में एक गांव रह गया जहां पर हिंदूज, नंबर ऑफ हिंदूज की संख्या है ना वो ज़्यादा थी, और वेस्ट बंगाल में एक गांव ऐसी रह गई जिसे बेरूबरी कहते हैं, नंबर ऑफ मुस्लिम्स की संख्या जो है वो ज़्यादा थी। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई कि मुस्लिम्स जो हैं वो आना चाह रहे थे बांग्लादेश में, और हिंदूज जो है वो आना चाह रहे थे वेस्ट बंगाल में, यानी कि इंडिया में। तो उस वक्त जो है प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे, है ना, नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने बांग्लादेश से कहा कि ओके ठीक है, एक्चुअली क्या था, बेरूबरी जो था वो वेस्ट बंगाल में आ रहा था, है ना, पर इसे एक्चुअली होना चाहिए था बांग्लादेश में, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मुस्लिम्स ज़्यादा थे। और जो बांग्लादेश का एक गांव था जहाँ पर नंबर ऑफ हिंदूज ज़्यादा थे, वो होना चाहिए था इंडिया में, वेस्ट बंगाल में अटैच होना चाहिए था। तो ऐसा हुआ नहीं, तो नेहरू जी ने कहा कि ठीक है, काम करते हैं, ये मेरी ज़मीन है, इसे तुम रख लो, और ये तुम्हारी ज़मीन है, बेसिकली वो तुम्हारी ज़मीन है, तो उसे तुम रख लो, उसे हम रख लेते हैं, और तुम मेरे लोगों को भेज दो यहाँ पे। और जो तुम्हारी ज़मीन है ना, जो बेसिकली होनी चाहिए थी मेरी, वो मेरी होती, तो वो तुम रख लो, और मैं तुम्हारे लोगों को यहाँ भेज देता हूँ। अब हुआ ये इस बात पे कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 में साफ साफ लिखा है कि आप अपने ही स्टेट के, ओके, अपने ही स्टेट के आप नाम को चेंज कर सकते हो, उसे स्टेट को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, बाउंड्रीज बना सकते हो, सब कर सकते हो, बट किसी दूसरे देश के स्टेट को आप हमारे यहाँ नहीं जोड़ सकते, ना कि हमारी ज़मीन आप किसी और को दे सकते हो। ऐसा आप नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट से ऊपर पूरे इंडिया में और कोई नहीं है, इससे ऊपर कोई कुछ कह भी नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी नॉलेज बाकी आम आदमियों से बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और सही भी कहा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं लिखा हुआ है ही नहीं कि आप ऐसा कोई डील कर सकते हो किसी दूसरी कंट्री के साथ कि ये आपकी ज़मीन है, ये मैं रख लेता हूँ, ये मेरी ज़मीन है, ये आप रख लो, और अपने लोगों को हम एक्सचेंज कर लेते हैं। जो यहाँ आने चाहते हैं वो यहाँ आ जाएंगे, और जो वहाँ जाना चाहते हैं वहाँ चले जाएंगे। ऐसा है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे लिखा हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा कर सकते हो, बट आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, है ना, संविधान संशोधन करना पड़ेगा, आपको एक अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो नेहरू जी ने कहा कि हाँ ठीक है, हम कर लेते हैं। बट उस वक्त बहुत ज़ोर की दंगे फसाद ये सब होने लगे, एक विवाद उठ गया कि ये क्या है, अब ऐसा नहीं किया जा सकता। तो वो तब से अटका हुआ था, और अब 2014 में, शायद मैं यहाँ पे रॉन्ग भी हो सकता हूँ, 2014 या 15 में ही नरेंद्र मोदी जी ने ये, जब वो आए गवर्नमेंट में, तब उन्होंने इस बिल को पास करवाया। ओके, तो इस केस के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, बट हाँ, ये केस जो है ये इसी से रिलेटेड था, इस
स्टेट डिवीज़न और इन सब चीज़ों से। तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि केस है क्या एक्चुअली में। तो इसी के साथ हमारी आर्टिकल 3 कंप्लीट हो चुकी है। ओके, इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं, इससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगी। जिस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी है। ओके, एंड इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, ये टेलीग्राम चैनल का है, आई नो द लॉ, लॉ में WW। ओके, तो यहाँ आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ज्वाइन कर ले। तो यहाँ पे आपको सारे नोट्स वगैरह LLB के लिए आपको मिलती रहेंगी। तो जब हमने आर्टिकल 3 के बारे में बात कर लिया, तो इससे रिलेटेड ही आर्टिकल 4 है। बेसिकली 2 और 3 से रिलेटेड ही आर्टिकल 4 है। सो हमने आर्टिकल 3 को कंप्लीट कर लिया, तो आर्टिकल 4 जो है वो आर्टिकल 2 और 3 से ही रिलेटेड है। बेसिकली आर्टिकल 4 क्या है आप पढ़ सकते हो। हमारे चैनल पे ये जो है आर्टिकल्स वो पूरी की पूरी PDF प्रोवाइड की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली। इसके साथ ही नोट्स भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। एक शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बताऊं कि आर्टिकल 4 है क्या, आर्टिकल 4 में क्या है। आर्टिकल 4 में ये है कि जब पार्लियामेंट आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को फोर्स करती है, इनफोर्स करती है, पावर में लाती है, ओके, या इनका यूज़ करती है। बेसिकली आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को अगर वो यूज़ करती है तो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 और 3 को करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है उसे यूज़ करने के लिए। दूसरी पहली चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हुई कि यहाँ पे इसे यूज़ करने के लिए, आर्टिकल 2 और 3 को यूज़ करने के लिए उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपति से अनुमति की भी ज़रूरत नहीं है, उनके परमिशन की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे आर्टिकल 368 से अलग रखा गया है। अभी आर्टिकल 368 क्या है ये अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फिर पूरी तरीके से आपके दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी। तो ये जानने की भी ज़रूरत नहीं है कि 368 है क्या। जानने की ज़रूरत ये है कि आर्टिकल 2 और 3 को जब आप इन्फोर्स करते हो या उसका यूज़ करते हो, तो पार्लियामेंट को राष्ट्रपति से किसी भी तरह की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से किसी भी तरह की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, क्योंकि इसे आर्टिकल 368 से अलग रखा गया है। अब ये 368 क्या है तो ये तब पता चलेगा जब हम 368 पढ़ाएंगे, तब मैं इसे कवर करूँगा। ओके, पर अभी यही जानना है। बेसिकली यही है आर्टिकल 4 का कॉन्सेप्ट। ओके, कि आर्टिकल 4 में क्या है। आर्टिकल 4 में यही है कि 2 और 3 को जब भी पार्लियामेंट यूज़ करती है, इन्फोर्स करती है आर्टिकल 2 और 3 को, तो उन्हें बेसिकली 3 चीज़ों की पावर मिलती है। फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल को, है ना, चेंजेस करने की भी पावर मिलती है। क्योंकि अगर वो किसी भी स्टेट का नाम चेंज करते हैं, उसकी बाउंड्रीज को चेंज करते हैं, है ना, किसी इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं किसी स्टेट को, तो उनको फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल इन दोनों भी तो चेंजेस करने पड़ेंगे, है ना। अगर हम कोई नया स्टेट बना लेते हैं, ठीक है, जैसे कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करके तेलंगाना को एक नया स्टेट बना दिया। सो हमने आर्टिकल 1 में पढ़ा था कि हमें इंडिया में जितने भी स्टेट हैं उनकी जानकारी हमें मिलती कहाँ से। उनकी जानकारी हमें फर्स्ट शेड्यूल से मिलती है। फर्स्ट शेड्यूल में लिखी हुई होती है कि हमारी इंडिया के पास में अभी कौन कौन से स्टेट्स हैं। ओके, और दूसरा फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल अभी मैंने बताया नहीं है, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं कि फोर्थ शेड्यूल्स में है क्या। जब फोर्थ शेड्यूल्स में हम आएंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि फोर्थ शेड्यूल में है क्या। बेसिकली जानकारी अभी यही है कि फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल को जब आप एडिट करते हो, है ना, जब आप बेसिकली बेसिक्स इन वर्ड है एडिट। ओके, अगर आप किसी भी स्टेट का नाम चेंज करते हो तो वहाँ पे तो चेंज करना पड़ेगा ना फर्स्ट शेड्यूल में कि हाँ भाई इस स्टेट का नाम पहले तो ये था, अब उसे चेंज कर दिया गया। अगर आप पता चला इलाहाबाद, इलाहाबाद को अब प्रयागराज कर दिया गया है और फर्स्ट शेड्यूल में प्रयागराज की जगह इलाहाबाद ही लिखा हुआ है, तो फिर लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि अभी जो प्रयागराज है वो इलाहाबाद या क्या है, क्या कौन सा है, इलाहाबाद है या प्रयागराज है, कौन सा स्टेट है। तो उसे चेंज करने के लिए उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से कर सकते हैं ये चीज़ पार्लियामेंट। ओके, तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 4 में। पहला तो ये कि उन्हें जब भी पार्लियामेंट आर्टिकल 2 और 3 को इन्फोर्स करती है, यूज़ करती है, तो उसे यानी कि पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल में वो आराम से, है ना, चेंजेस कर सकती है। और दूसरी चीज़ ये है कि उन्हें आर्टिकल 2 और 3 को इन्फोर्स और यूज़ करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से परमिशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया है। ओके, बस ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 4 का। ओके, बस ये छोटा सा ये कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 4 का। सो हमारी आर्टिकल 1 to 4 कंप्लीट हो चुकी है।
ओके, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आर्टिकल के पार्ट 2 को। बेसिकली पार्ट 1 में अब तो सबको पता ही है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आर्टिकल 1 to 4 पार्ट 1 में था। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अगली वीडियो से पार्ट 2 को, जहाँ पर है ना सिटीजनशिप्स के बारे में हम पढ़ाएंगे। सिटीजनशिप्स के बारे में हम जानेंगे कि इंडिया में किस तरह से सिटीजनशिप्स मिलते हैं, क्या क्या तरीके हैं सिटीजनशिप्स के, वगैरह वगैरह। तो ये है पार्ट 2 में। ओके, और आर्टिकल से 5 to 11। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम पार्ट 2 की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, सिटीजनशिप्स की और बाकी सारी चीज़ों की। सो स्टे ट्यून।